चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। थोड़ी सी साउंड बढ़ा दो। आज एक नया टॉपिक पढ़ना शुरू करना है, प्राइम मिनिस्टर का, है ना। हम लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये पढ़ लिए थे। ये तीनों एक ही भाग में हैं, एक ही चैप्टर में हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर। ये भाग है हमारा 5 और इसका चैप्टर नंबर 1 अध्याय फर्स्ट में आर्टिकल 52 से लेके 78 तक लिखे हैं। भाग 5 में 100 आर्टिकल हैं। पूरे देश की व्यवस्था समझाई गई है 52 से 151 के बीच में। इस 52 से 151 के 5 अध्याय बना रखे हैं और इन पांचों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सबसे पहली कैटेगरी अध्याय फर्स्ट या चैप्टर 1 की है 52 से 78, जिसमें 3 लगातार में तुम्हें मैंने बताए थे 52, 63, 74, 11-11 के अंतर पे हैं। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ये पीएम को पहले कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रधान, यानी मंत्री परिषद का प्रधान। अब हमारा टारगेट है इसी को डिटेल में जानना और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। प्राइम मिनिस्टर, इसका नाम तो मिनिस्टर ही है, लेकिन ये क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए नाम दे दिया प्राइम मिनिस्टर। मंत्री वाले लोग जितने भी आदमी हैं, मंत्री जो कहलाते हैं, उन सबका क्योंकि ये प्रधान है तो इसके नाम के आगे आ गया प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्रियों का मुखिया। जैसे गांव का मुखिया होता है, घर का, परिवार का एक मुखिया होता है, ऐसे ही आपके देश में मंत्रियों का मुखिया है। लेकिन हमारे देश का एक सिस्टम है, तरीका है कि प्रधान का चुनाव किया जाता है, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता। आपके यहाँ इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में और आप सब जानते हैं 543 एमपी बनते हैं लोकसभा में। जिस पार्टी को 272 से एक भी ज्यादा सीट मिल जाती है वो पार्टी क्या बना लेती है? अपनी सरकार। जिस पार्टी की लीड आ गई, जो नंबर 1 पे आ गई, 272 प्लस सीट ले गई, उस पार्टी का जो भी लीडर होगा, ये नियम है, वही देश का क्या बनेगा? हाँ, पीएम बनेगा। और जो पीएम बनेगा फिर सारी इच्छा, सारी मर्जी इसकी चलेगी। इसकी इच्छा जिसको होगी, ये प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये अपना मिनिस्टर बनवा लेगा। इसकी मर्जी के बिना मिनिस्ट्री किसी को मिल नहीं सकती, इससे पंगे लेके भी कोई मिनिस्टर रह नहीं सकता। इसके साथ एक अच्छा रिश्ता निभाएगा जो, वही मंत्री रह सकता है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री कौन सा है आपका? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, पीएम की ताकत असली ताकत है। कहने को आप कहते हैं देश का प्रधान है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति किताब ने मुखिया बना रखा है, इसलिए उसको बोलते हैं संवैधानिक। संवैधानिक या जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ये। बस ये आपके देश का असली हेड नहीं है, संवैधानिक प्रमुख है। ये पेपर में आएंगे क्वेश्चंस। दूसरा प्रमुख आपका कहलाता है असली प्रमुख है, जिसको आप कहते हैं वास्तविक प्रमुख, या कहते हैं आप रियल पावर। जैसे घर परिवार में शादी ब्याह के कार्ड छपते हैं ना, तो घर में जो सबसे बड़े बूढ़ा जो जीवित है उसका नाम लिखवाया जाता है, लेकिन वो देखने का बड़ा होता है। असली पैसा कामकाज तो जनरली लड़की लड़के के जो पिताजी हैं उनके हाथ में होता है, ताऊ जी के में। लेकिन नाम किसका लिखा जाएगा? जो घर का जीवित मौजूदा सबसे एज्ड आदमी है। यही आपके देश की हालत है। इसको मान लीजिए ये आदमी सबसे प्रमुख है क्योंकि बस ये दिखावटी बड़ा है। असली पावर यूज करने वाला आदमी, रियल जो पावर यूज करता है, वो है प्रधानमंत्री। लेकिन ऐसा लिखा नहीं है। लिखा पता है क्या है? लिखा है कि राष्ट्रपति सारे काम पूछ के करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, जिसको हम कहते हैं मंत्री परिषद। इसीलिए आपने थोड़ा सा जबान को अच्छा बनाया और आपने कह दिया कि राष्ट्रपति अपने सभी अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह से करता है। असलियत यह है कि मंत्री परिषद को बनाने में भी किसकी मर्जी है? तो जो सारी पावर्स है ना, वो हाथ में इसके में है। बस ये दिखावटी कह देता है कि भाई मैं मंत्री परिषद से कंसीडर करके ही आपको राय दूंगा। तो ये 2 तरह के मुखिया हैं, एक किताबी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक और एक वास्तविक या रियल। रियल है पीएम, और मंत्री परिषद को बनाने में भी इसकी ही मर्जी चलेगी। जब पार्टी लीड में आती है ना, जीत के आती है, जिसके 272 से ज्यादा मेंबर जीत जाते हैं प्लस में, ये पार्टी सत्ता बनाती है और जो भी सत्ता में आएगी उसकी एक बड़ी सी मंत्री परिषद बनेगी। अब मंत्री परिषद कितनी बनेगी ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन में है कि 543 जो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ एमपी हैं, इसके 15% से ज्यादा नहीं बन सकती। 15% पर रोक लगा देनी है। अगर आप इसका 15% निकालते हैं तो ये 80-81 मंत्री बन सकते हैं। इससे ज्यादा मंत्री नहीं बनाने। ऐसा नहीं 543 में 100 मंत्री बना के तुम बैठ गए, ये मंत्री बन सकते हैं। जब मोदी जी की 2014 में सरकार आई तो पता है इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट। इन्होंने लॉजिक दिया कि मैं नहीं 15% के इर्द गिर्द जाऊंगा, मैं थोड़े से मंत्री बनाऊंगा लेकिन गवर्नेंस ज्यादा दूंगा। अब इसी साल में 2021 में इन्होंने बड़ा बदलाव किया और अब ये लगभग 80 के करीब बैठे हैं। ये 78 या 79 मंत्री बना गए। तो कुछ लोगों ने सवालिया निशान उठाया कि आप पिछली सरकार में तो आप दलील देते थे कि मंत्री कम होने चाहिए, गवर्नेंस ज्यादा होनी चाहिए। अब वो भूल गए दलील। अभी
अभी देखा था कितना बड़ा फेरबदल किया था अभी 2 महीने पहले। यानी सब कोशिश करते हैं 15% लोग तो अपने मंत्री परिषद में बना ही लें। ये तो शुक्र मनाओ कि ये नियम है, वरना इनकी चले सब लोगों की तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता पार्टी, चाहे बीजेपी, ये जितने हैं ना इनके 300 है तो 300 के 300 मंत्री बना दें। इसका नुकसान तुम्हें और मुझे होगा, क्योंकि इन सब मंत्रियों को जो सुविधाएं मिलती है ना वो हमारे टैक्स के पैसे से मिलती हैं। इनकी फ्री की गाड़ियां चलती हैं, इनकी आवाजाही फ्री होती है, कहीं स्टे कर सकते हैं, कुछ भी फ्री का नहीं है इस धरती पे, हर चीज का पैसा है। वो पैसा लिया तुम्हारे और मेरी जेब से जाता है, इसलिए कह देते हैं इनको फ्री है। किसी को कुछ फ्री नहीं मिलता। अगर आपके देश में सरकार कहती है कि हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं तो आप पढ़े लिखे लोगों को पता होना चाहिए, जब आप कोई कहीं जाते हैं ना, आप कहीं भी कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें कोने में पढ़ लिया करो एजुकेशन सेस लिखा होता है। अगर आप कभी स्लिप लेते हैं ना, आपने 10,000 की शॉपिंग की, आपने स्लिप ली हो कभी, तो उसमें SGST, CGST, एजुकेशन सेस भी लिखा होता है। एजुकेशन सेस का मतलब है देश में फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, इसका चंदा आप दो, क्योंकि आप दे सकते हो, आप पैसा कमाते हो, आप सामान खरीदते हो। तो इस तरह से कुछ भी फ्री नहीं है इस देश में, सब कुछ पैसे का है। वो पैसा देना तुम्हें और मुझे पड़ता है, हमें ये पता नहीं चलता, आम आदमी को नहीं, लेकिन पढ़े लिखे लोग जानते हैं। जब भी सरकारें आती हैं क्या जाता है सरकार का, कह देंगे जी हमने तो ये कर्ज माफ कर दिया। कर्ज माफ करके कहीं ना कहीं से तो गया ना, वो कहां से गया, वो हमारी जेब से गया, हमें पता ही नहीं चला। हम सोचते हैं सरकार बहुत प्रोजेक्ट ला रही है। कोई भी सरकार जब प्रोजेक्ट लाती है ना, पढ़े लिखे देश इसका विरोध करते हैं कि भैया चलाओगे कहां से, तुम अपने बाप दादा की पुश्तैनी जमीन तो बेच के नहीं चलाओगे प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट चलाओगे इस देश की जनता के टैक्स के पैसे से। तो जब भी कोई सरकार घोषणा करे ना कि हमने फलां स्कीम में इतने लाख रुपए, इतने करोड़ रुपए, चाहे वो दिव्यांगों को, विधवाओं को या वृद्धों को दिए, तो ये सोचा करो ये सब तुम्हारी और मेरी जेब से जाने वाली चीज है। सरकार कोई मशीन लगा के नहीं बैठी है कि नोट छापे और पकड़ा दिए। जो भी सरकार अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए घोषणाएं करती हैं वो तुम्हारे और मेरी जेब से जाता है पैसा। सरकार नाम कर लेती है अपना, वहां वही अपनी। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रही हूं, उसमें कांग्रेस भी आती है, बीजेपी भी आती है, बीएसपी, सब आ जाती है, जितनी पार्टी तुमने सुनी है। जब भी कभी कोई भी चीज फ्री की सुनो ना, तो तुम पढ़े लिखे हो, समझ जाना कि फ्री का मतलब इसका दबाव सारा, इसका खर्चा आम आदमी के जेब पे पड़ने वाला है, क्योंकि सरकार कहां से फ्री का देगी, अगले को तो खरीदना है। तो जब ये फ्री के राशन बढ़ते हैं ना, सरकार कहती है हम फ्री का बांट रहे हैं या हम फ्री की मेडिकल सुविधाएं दे रहे हैं, तो ये हम सबको कहीं ना कहीं से भार पड़ता है। ये चीजें ऐसे ही तो महंगी होती हैं, और कहां से महंगाई बढ़ती जा रही है, आपके मेरी जेब पे पड़ती हैं सारी चीजें। इसीलिए फ्री के चक्कर में नहीं भागना चाहिए। जो लोग पढ़े लिखे हैं ना, जहां देश, जहां समझदार लोग हैं, उनकी सरकारें ये झूठे वायदे करके कि हम फ्री में ये करेंगे वो करेंगे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या मोदी जी हो या अपना कांग्रेस हो, जब भी फ्री शब्द आए ना तो पढ़े लिखे के एकदम से कान खड़े होने चाहिए। फ्री मतलब पैसा हमें देना है, ये किसी के लिए कुछ मुफ्त नहीं है देश में। चलिए, मंत्री परिषद बन गई। कौन बनेगी मंत्री परिषद? जिसको कम से कम कितनी सीटें मिली हो? 272 प्लस। इस मंत्री परिषद का प्रमुख या मुखिया कौन होगा? पहले पीएम बनेगा या पहले मंत्री परिषद बनेगी? पहले पीएम बनेगा। कौन पीएम बनेगा? जो पार्टी जीत के आएगी उसका लीडर पीएम बनेगा। फिर ये पीएम पता है क्या करेगा? ये पीएम एक लिस्ट बनाएगा, ये देखेगा मुझे कौन से आदमी मंत्री बनवाने हैं। ये 3 लेवल के मंत्री बनवाएगा अपने। सबसे पहले लेवल का मंत्री होगा कैबिनेट मंत्री, जो इसके सबसे क्लोज खास आदमी होंगे वो कैबिनेट मंत्री बना दिए जाएंगे। दूसरे लेवल के मंत्री बनेंगे राज्य। तुम्हें सुन के लगेगा ये स्टेट में जाते हैं, स्टेट में नहीं जाते, ये काम देश में करते हैं, इनका नाम है बस राज्य मंत्री। और तीसरे लेवल के मंत्री कहलाते हैं उप मंत्री। इन्हीं को इंग्लिश में डेप्यूटी बोल देते हैं, इनको स्टेट मिनिस्टर बोल देते हैं, और ये तो एज इट इज शब्द है। अब एग्जाम में आएगा, क्या कैबिनेट शब्द तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है? कहां? ये वर्ड कहीं नहीं था। आर्टिकल 352 याद है किसी को? क्या था ये? क्या नाम था? नेशनल। यहां लिखा था बस, ये एक जगह लिखा है वर्ड, पेपर में आ जाएगा वर्ड कहां है, तो क्या टिक करके आओगे? पेपर में 352 आर्टिकल टिक कर देना नेशनल इमरजेंसी का। यहां कैबिनेट शब्द है। कैबिनेट मंत्री, जितने बड़े मंत्री तुमने सुने हैं ना, वो सब कैबिनेट हैं। जैसे तुमने वित्त मंत्री सुना, तुमने क्या सुना, और पेट्रोलियम मिनिस्टर, और स्टील, आयरन, कृषि, विज्ञान, जितने सुने सब किस रैंक के हैं? इन्हीं का नाम आता है अखबारों में, नॉर्मल आदमी का नाम नहीं आता। दूसरे मिनिस्टर कौन से थे? स्टेट की 2 कैटेगरी हैं, एक कहलाता है स्वतंत्र प्रभार, एक कहलाता है सीधे बस यही राज्य मंत्री। इनका हिंदी में कोई नाम नहीं है, इनको कैबिनेट को हिंदी अंग्रेजी दोनों में कैबिनेट ही बोलते हैं, और आर्टिकल 352 में है। अगर कोई खास आदमी कैबिनेट ना बन पाए, मान लीजिए 25 आदमी उसने कैबिनेट बना लिए, एक कंडीशन है ना, कितने से ऊपर नहीं बनाने? 81। तो आप ये लगा लो 15% में ये भी और नीचे वाले भी तो बनाने हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे 80 कैबिनेट बनाएगा, फिर काम कौन करेगा? कैबिनेट को तो हेल्पर भी तो चाहिए। एक लिमिट के बनाते हैं, जनरली 20 से 25 के बीच में कैबिनेट मंत्री रखते हैं, कभी 23, कभी 22, कभी 21, कभी 18, मतलब 20 के हेर फेर में, कम से कम 20 के आसपास, ज्यादा 25 के आसपास। ये लिखा नहीं है, ये एक अंदाजन है।
स्टेट मिनिस्टर की बात करूं, किसी का नंबर नहीं आ पाया, खास था वो पीएम का, लेकिन वो कैबिनेट में नहीं आ पाया, तो पीएम कहता है भाई तू शांति रख, मैं तुझे बेशक कैबिनेट नहीं बना पाया, कोई बात नहीं, स्टेट मिनिस्टर के नाम पे तुझे इंडिपेंडेंट चार्ज दे देता हूं। इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब है सारी मर्जी तेरी चलेगी, काम तू करेगा। इनको हर हाल में इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट देना है, ये खाली बैठने के मंत्री नहीं हो सकते। ऐसा नहीं मंत्री बना दिया ऐसे बैठ गया 5 साल, इनको जवाबदेही है, इनकी वित्त में, एजुकेशन में, जितने हैं, गृह मंत्री है कोई भी, इन सबको काम करने पड़ते हैं। अगर तुम्हें लगता हो ना कि राजनीति का मतलब बैठ जाना है, तो ऐसा नहीं होता। राजनीति में आने के बाद अगर आप पावर में आ गए ना, एक चीज होती है आप जीत गए, जीतने का मतलब होता है कोई एमएलए जीत गया, एमपी जीत गया, उसकी सरकार नहीं बनी, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती खासी, लेकिन जो सरकार में आ गया उसको 5 साल में काम भी तो करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव्स को तो काम करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे कैबिनेट लोगों को तुम्हें ये पता है कि 15 दिन में राज्यपाल रिपोर्ट देता है, किसको देता है वो? होम मिनिस्टर। यानी देखो, होम मिनिस्टर को 30 की जानकारी रखनी पड़ती है और 6 की अलग से, जो यूटी बच गए। मैंने 6 यूटी क्यों बोला, यूटी तो 8 है, सीएम है ना 2 में, उनकी तो रिपोर्ट पता ही है हमें। तो ये जो कैबिनेट नहीं बन पाए उन्हें कहेगा तुम्हें स्वतंत्र बना देता हूं, तुम्हें डिपार्टमेंट का मुखिया बना दिया, चिंता ना करो, तुम भी कैबिनेट ही हो, बस नाम के आगे क्या लिखा गया है, स्टेट, लेकिन पीछे क्या लिख दिया, इंडिपेंडेंट चार्ज। सबसे ज्यादा खुश होता है आदमी अगर वो क्या बन जाए तो, कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट का मतलब उसका पूरा प्रधान है वो, उसके डिपार्टमेंट में कोई अपनी टांग बीच में नहीं अड़ा सकता, चाहे वो वाटर मिनिस्टर था या पावर मिनिस्टर था या स्टील मंत्री था या एजुकेशन। ये डिपार्टमेंट मिल भी सकता है और नहीं भी, इनके चांसेस है 50-50%। भाई अगर लगता है डिपार्टमेंट देना है, इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया, नहीं लगता नहीं दिया। ये नहीं कह सकते जी मेरा हक है मैं तो डिपार्टमेंट लूंगा ही लूंगा, इनका हक है, इनको हर हाल में डिपार्टमेंट मिलना ही मिलना है, और वो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होगा, काम चलता नहीं कि बस टाइम पास कर दिया। इनको डिपार्टमेंट अगर इंडिपेंडेंट बनाया तो देंगे 100%, अगर नहीं बनाया तो कहेंगे तुम्हें डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है, तुम मदद कर देना। किसकी मदद कर देना? कैबिनेट की। जैसे कोई राज्य मंत्री बना दिया, कपड़ा मंत्री ब्रैकेट में राज्य मंत्री, तो असली कपड़ा मंत्री तो कैबिनेट मंत्री है, लेकिन राज्य मंत्री अगर कपड़ा मंत्री है तो उसको उस कैबिनेट की मदद करनी है जो डिपार्टमेंट उसका मुखिया है। इन दोनों में कंडीशन होती है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये आदमी सिर्फ और सिर्फ हेल्प करेगा। इन सबके नीचे के मंत्री होते हैं उप मंत्री, जिनको हर हाल में सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है, मदद। इनको क्या नहीं मिल सकता, इंपॉर्टेंट विभाग, काटा लगा दो, कभी नहीं मिलेगा। इनके चांसेस 50-50% के हैं, इनको 100% डिपार्टमेंट मिलेगा। तो सबसे स्टेबल, सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कौन है यहाँ? हाँ, इसीलिए सब पीएम के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं 5 साल। कोई कितना ही बड़ा मंत्री हो, पीएम का 1 सेकंड लगेगा, कैबिनेट को उठा के पटक देगा उपमंत्री में, और उपमंत्री से इंपॉर्टेंट विभाग छीन लेगा, जैसा मोदी जी ने अभी किया था। इसी साल में 2021 में चीजें बहुत सारी बदली थी, कई लोग चलते फिरते नजर आए, कैबिनेट में से गायब हो गए, हटा दिए वो मंत्री के पद से, लेकिन कई बाहरी आदमी तुमने ध्यान दिया हो, सिंधिया उनमें से एक थे, जिनको या तो राज्य मंत्री बना दिया या स्वतंत्र प्रभार दे दिया, और जरूरत पड़ी तो कैबिनेट में भी एंट्री करवा दी। यानी इन सब की इज्जत सबसे ज्यादा कैबिनेट की, और सबसे कम इज्जत किसकी है? उपमंत्री की। अब ये पीएम है जिसकी कम इज्जत है ना, इसको उठा के कैबिनेट में पहुंचा देगा, कैबिनेट से उठा के उप भी बना देगा, उप से स्टेट में बना देगा, स्टेट से उप में, और स्टेट से कैबिनेट में, और कैबिनेट से स्टेट में। ये सारी चीजें किसके हाथ में है? इसलिए सब किसको खुश रखते हैं? पीएम को। पीएम ये लिस्ट बना के और फिर दे देता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति एक एक आदमी को बुलाता है, और एक एक आदमी को बुला के ऐसे कागज ऑलरेडी लिखा हुआ है तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी ने अपने घर से कुछ नहीं लिख के लाना, इस कागज के शब्द भी लिखे हुए हैं कि किसको क्या बोलना है, इसे हम कहते हैं शपथ लेगा। तो राष्ट्रपति एक एक आदमी को बुलाएगा, जिसकी लिस्ट ऑलरेडी किसने बना के दे रखी है? पीएम ने। और जो लिस्ट, जिसके सामने जो नाम लिखा है, राष्ट्रपति बुलाता रहेगा, वो वहां जाएगा। एक कागज राष्ट्रपति के हाथ में है, और सेम ऐसा कागज उस आदमी के हाथ में है जो क्या बनने जा रहा है? मंत्री। राष्ट्रपति आगे की लाइन बोलेगा, पीछे ये रिपीट करेगा, फिर ये, बस उसमें नाम और पिता का नाम बोल के बाकी सब कुछ लिखा हुआ है। एक एक शब्द वही बोलना है जो इसमें लिखा हुआ है। कहां लिखी है सारी बातें? कॉन्स्टिट्यूशन में। और कहां कॉन्स्टिट्यूशन में? अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 3 में। अनुसूची कितनी थी? 12 ना। अभी एचएसएससी ने देखो कई दी, एमटीए सब में पूछते हैं ये। तीसरी अनुसूची में शपथ लिखी है कि किसको क्या शपथ लेनी है। शपथ दिलवाने वाला आदमी कौन है? राष्ट्रपति। और शपथ लेने वाला मंत्री किसको, कौन खुश होना चाहिए? पीएम। तो उसको क्या मिलेगा? मंत्री परिषद में स्थान। मंत्री परिषद में कितनी तरह की सीटें हैं? 3। कैबिनेट, स्टेट और डिप्यूटी या उप। सबसे तगड़ा, सबसे ताकतवर कौन माना जाता है? कैबिनेट की खास बैठक बुलाता है पीएम कभी कभी अपने घर पे, सबको नहीं बुलाता। पीएम को जब कोई बहुत बड़ा मुद्दा डिस्कस करना हो ना, तो पीएम बुला लेता है अपनी कैबिनेट को, बस। नीचे वाले मंत्री अपने घर रहो। कौन कौन थे वो? स्टेट और उप मंत्री या डेप्यूटी मिनिस्टर, जिसको कहते हैं उपमंत्री, जिसको कहते हैं राज्य मंत्री। जब ये दोनों बैठती है ना, तो ये बहुत खास बातें करती हैं कि भाई इंपॉर्टेंट देश के लिए डिसीजन, इसे कहते हैं मंत्रिमंडल।
और जब ये सब बैठते हैं ना तो उसे कहते हैं मंत्री परिषद। परिषद में ज्यादा लोग हैं, मंडल में कम, मंडल में थोड़े लोग हैं, परिषद में ज्यादा। ये सब अनपढ़ भी हो सकते हैं, इनकी कोई योग्यता ना हो, क्योंकि लिखित में नहीं है कहीं भी। ये भी एचएसएससी ने दिया था घुमा फिरा के लंबी लंबी उसमें कंक्लूजन और उस सब में। तो आप ये देखो, इनके लिए 9th क्लास की एनसीईआरटी में बात स्पष्ट लिखी है, इनके लिए शैक्षिक योग्यता का कोई प्रावधान नहीं है। ये गलत है आज के समय में देखें, लेकिन इसकी दलील पता है क्या दी गई? 9th क्लास के बच्चे को क्या समझाया गया लिख के कि अगर शिक्षा को कंपलसरी कर देंगे तो भारत में, शब्द देखना लिखा है, भारत में अधिकांशतः या अधिकतर लोग अपना प्रतिनिधित्व ही नहीं कर पाएंगे। ये अधिकांश का मतलब तो तुम्हारा अधिकतर देश अनपढ़ है। अगर तुम अधिकतर कह रहे हो तुम्हारा अधिकतर देश अनपढ़ है, फिर सरकार ये दावे कैसे कर सकती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी? 2011 में आपकी सरकार ने कहा हमने गृह मंत्रालय से पूरा सर्वे कराया और सर्वे के अनुसार सरकार ने कहा हमारे देश की कितने % लोग साक्षर हैं। ये सरकार की जबान है, मैं नहीं बोल रही है। 10 साल पहले आपकी सरकार ने दावा किया था, तब कांग्रेस की सरकार थी, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन था। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूं कि अगर सरकार खुद कह रही है कि हमने लिटरेसी को कितना क्रॉस करा दिया, 75%, फिर 9वीं क्लास का एनसीईआरटी पढ़ने वाला बच्चा जिसका कि दिमाग बन रहा है, जिसको दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, वो किताब में लिखी बात को ही असली मान के आगे बढ़ेगा, उसका बौद्धिक विकास उसी से होगा। उसमें तुम लिख रहे हो कि भारत में अगर एमपी एमएलए के लिए शैक्षिक योग्यता कंपलसरी कर देंगे तो भारत की अधिकतर या अधिकांश जनता का तो प्रतिनिधित्व हो ही नहीं पाएगा। तो 9वीं क्लास के उभरते उस दिमाग पर क्या असर पड़ेगा कि शायद मेरा देश का अधिकांश आदमी अनपढ़ है। अगर अनपढ़ है तो फिर ये आंकड़े कैसे आ रहे हैं कि 75% तुम क्रॉस करोगे, अब तुम 85% की बात करोगे? कहीं ना कहीं तो झोल है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आपस की चीजें ना कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, जबकि होना क्या चाहिए कि चीजें स्पष्ट हो। 9वीं क्लास में हम ये पढ़ाते हैं और ये खोल के लिखिए बात, शब्द लिखे ये 9th क्लास में कि अगर भारत में शैक्षिक योग्यता को कंपलसरी कर देंगे इन मंत्रियों के लिए तो अधिकांश जनता का तो प्रतिनिधित्व आ ही नहीं पाएगा। तो बच्चे को लगता है मतलब मेरा देश अधिकांश अनपढ़ है, इसलिए हमें अनपढ़ मंत्री बनाने पड़ेंगे। ये सही सोच है या गलत है? और ये तो एनसीईआरटी समझा रही है, जिसको कि आप कह भी नहीं सकते कि गलत है। ये बहुत सारी गड़बड़ियां हैं हमारे सिस्टम में, जिसको पता नहीं कब समझेंगे लोग और कब ये उभरेंगे। अब आप जैसे जो लोग हैं ना, जब पीढ़ी ज्यादातर आप लोगों जैसी हो जाएंगी ना, तब बदलाव की उम्मीद जगेगी, क्योंकि तब सब आदमी समझेंगे कि ये गलत है। तुम सब भी तो 9th पढ़ के आए हो, तुमने कब ध्यान दिया इस बात पे कि 9वीं क्लास में जब दिमाग बन रहा होता है तब बच्चे को ये समझाया जा रहा है ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो कि भारत की अधिकांश जनता अनपढ़ है, इसीलिए हमारे कैंडिडेट भी अनपढ़ चल जाएंगे। आज से 70 साल पहले अगर ये बात कहते तो ठीक है, हजम हो जाती है, हाँ सच में हमारे दादा दादी के टाइम दुनिया अनपढ़ थी, हम भी मानते हैं इस बात को। लेकिन आज आप खुद एक तरफ कहते हैं कि हमने पढ़ाई लिखाई को 75% से भी क्रॉस करा दिया, और सोचो इन 10 सालों में जो वो 25% वाले थे ना, वो बुढ़े थे ज्यादातर, क्या वो लोग एक्सपायर नहीं हो गए होंगे? 10 सालों में कितनी जनता मर गई। अब जब लोग गिने जाएंगे तो तुम्हें क्या लगता है लिटरेसी का आंकड़ा ऊंचा जाएगा या नीचे जाएगा? बहुत ऊंचा जाएगा। अब कोई बड़ी बात नहीं 85-90% पढ़े लिखे हो। अगर आपके 85-90% पढ़े लिखे हैं तो 9वीं क्लास की उस किताब को बदल दो जिसमें लिखा है कि अधिकांशतः लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। पर दिक्कत यह है, ना कोई सवाल करता और ना कोई जवाब देने की जरूरत समझता। ये एक ढर्रा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जब दुनिया की आंखें खुलेंगी तब सरकार शायद सोचेगी, अदरवाइज हम भी वही पढ़ते थे, तुमने भी वही पढ़ा और हमारी अगली पीढ़ी भी वही पढ़ रही है। अधिकांशतः शब्द अब तक नहीं हटा, तो सरकार के दावे और सरकार की किताबें कॉन्ट्राडिक्टरी बात करते हैं। चलो थोड़ा सा पढ़ेंगे अब, फिर आगे बढ़ेंगे। आज हमें प्रधानमंत्री शुरू करना है पढ़ना। पेज नंबर 112 पे पहुंच जाओ। 108 पढ़ा था हमने लास्ट, है ना, उपराष्ट्रपति का टेबल। अब आ जाओ पेज नंबर 112 पर, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। मुझे एक आर्टिकल बताओ जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों के बारे में बातचीत है। कितना था वो? 78, है ना। 11-11 के अंतर पे 4 बोलना। इसमें राष्ट्रपति है, इसमें उपराष्ट्रपति है, इसमें मंत्री परिषद जिसका प्रधान कौन है, यानी 74 से 78 तक किसके बारे में लिखा है? पीएम के बारे में। फिर 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। ऐसे है, आपका सिस्टम से लिखी गई है किताब, ऐसे नहीं कहीं भी कुछ भी लिख दिया। जल्दी से पढ़ेंगे। 111 पेज पर प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। पहला पॉइंट पढ़ो और समझो। जिसको पॉइंट समझ में नहीं आएंगे ना, वो पेपर पास नहीं कर पाएगा। रटने वाले पेपर आने बंद हो गए, जो समझ के जाएगा वो टिक मार्क कर पाएगा। देखो पहला पॉइंट, संविधान द्वारा प्रदत्त, एक बार देखो जरा कौन बातचीत कर रहे हैं, जिनके पास किताबें नहीं उनको बाहर करो। संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में, अंडरलाइन करो, संसदीय व्यवस्था। बताओ संसदीय व्यवस्था का क्या मतलब है? क्या क्या होती है संसदीय व्यवस्था? जहां एक ऑर्गेनाइजेशन काम करे। हमारे देश में कितने अंग है? 3। क्या क्या? लोकसभा, राज्यसभा। हाँ, जब भी संसद शब्द आए ना तो 3 वर्ड तुम्हें याद आ जाएं। यहां लिख लो संसद के पास LSRSPOI, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संसद आते ही दिमाग में ये वर्ड पहला आए। चलो आगे देखना भाई, जिसके पास किताब नहीं है ना, इससे बहस नहीं करनी। ये मैं कह रही हूं कि वो बाहर चले जाओ, ठीक है? इससे कोई बहस नहीं करेगा कोई भी। ये अपना काम कर रहा है, इसको जिम्मेदारी दी गई है।
विकास को बुला लो एक बार, थोड़ी स्पीड से इनको बाहर निकाल दो जो नहीं पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट देखो, संसदीय व्यवस्था में, अब बीच में बातचीत नहीं करनी है, जिसके पास किताब नहीं है बेशक चले जाओ, वो आएगा, चेकिंग करके निकालने पड़ेंगे वो। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। अंडरलाइन करो, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का। क्यों नाम मात्र का क्यों है? क्योंकि सारा काम कौन करती है? मंत्री परिषद, जिसका प्रधान कौन है? पीएम। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में, ये अंडरलाइन कर लेना, कार्यकारी प्रमुख नाम मात्र, बस दिखावटी, जैसे घर में दादा परदादा का नाम होता है ना कार्ड में, वो दिखावटी प्रमुख होते हैं, असली प्रमुख होते हैं पिताजी जिनके हाथ में पैसा है। वास्तविक कौन है? हमारा पीएम। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख लो, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। पेपर में आया था, आधों को पता ही नहीं चला। राज्य का प्रमुख क्यों लिखा हुआ है? तुम तो देश हो। क्योंकि जब आपको किस में देखा जाता है? दुनिया में देखा जाता है ना, वर्ल्ड में, तो आपको क्या मान लिया जाता है? कहीं नहीं लिखा भारत एक देश है, तुम्हारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा इंडिया इज अ कंट्री। ये हमने अपने आप सेइंग्स बना रखी हैं। भारत के लिए क्या लिखा हुआ है? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो स्टेट्स का मुखिया कौन बना दिया? वैसे एक स्टेट का मुखिया राज्यपाल भी होता है, गवर्नर भी, लेकिन जब आपसे पेपर में एक क्वेश्चन है तो आधे सोए रहे, यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए लिखवाया, उनको पता ही नहीं चला। वो कहेंगे राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन गलत है, और ये दे देंगे, तो आधे कहेंगे हाँ राष्ट्रपति राज्य का, तो सीधे काटेंगे गलत है ये ठीक है कि राज्य का प्रमुख है। अंडरलाइन कर लो, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख। दो अलग अलग बातें हैं ये। प्रधानमंत्री किसका प्रमुख है? और राष्ट्रपति राज्य क्यों कहा गया? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यहां लिख लो ये बात, राज्य के पास लिखो यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये गलती नहीं करनी और अब किसी को भी, ठीक है? विकास एक बार चेकिंग करो, जिसके पास किताब नहीं है उसको बाहर करो, क्योंकि फिर बातें करते हैं दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। पढ़ने वाले बच्चे का माहौल जो बिगाड़ता दिखेगा ना, उसको यहाँ जगह नहीं है उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। क्या प्रधानमंत्री का अलग से इलेक्शन था या एमपी के रूप में था? और एमपी कोई अलग से था कि भाई ये अलग एमपी है, या नॉर्मल एमपी की तरह थे वो? नॉर्मल। कितनी सीटों पे इलेक्शन हुए थे? 543। उसमें कहीं एक पीएम भी था जो आगे जाके पीएम बनना है, किसी को नहीं पता था, बस ये था ये पार्टी का प्रमुख है, पार्टी जीते तो ये पीएम बनेगा। ये टिक कर लो, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं। नेक्स्ट टिक करना, अनुच्छेद 74, क्या क्या याद कर रखे हमने? 52, 63, 74। अंडरलाइन करो 74, इसमें टिक मार्क करो। राष्ट्रपति को उसके कामों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो अब 74 में प्रधानमंत्री है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है? यहां लिख लो COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, COM। ठीक है, एक एक पॉइंट समझ के जाना, ये सब पेपरों में मिलते हैं सब पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अनुच्छेद 75 में प्रावधान है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। अंडरलाइन करो, पीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और वो प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये सलाह किस रूप में होगी? लिस्ट के रूप में। लिस्ट कौन बनाएगा? पीएम। और क्या राष्ट्रपति मना कर देगा कि मैं इसको शपथ नहीं दिलाता? अगर राष्ट्रपति का कोई अच्छा नहीं भी लगता ना कोई आदमी, और पीएम कहता है सर ये बनेगा जी प्रमुख, तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। यानी किसकी मर्जी चलेगी? राष्ट्रपति दिखावटी है, वास्तविक नहीं है। अगला पॉइंट टिक करो, प्रधानमंत्री की सलाह से, यहां लिख लो लिस्ट पीएम बनाता है, लिस्ट पीएम बनाकर देता है। अपना पढ़ लो, लिस्ट पीएम बनाकर देता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, 75 कर लिया हमने, ठीक है। 75 2 पढ़ेंगे। इसमें प्रावधान है कि संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत समझते हो? मर्जी तक, जब तक उसकी इच्छा हो, अपना पद धारण करेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि वे प्रधानमंत्री और लोकसभा के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। किसके मन से उतरे और लिस्ट से बाहर गए? कहने को लिस्ट में शपथ किसने दिलवाई थी? राष्ट्रपति। लेकिन क्या उस लिस्ट को ऊपर नीचे कर सकता है कोई आदमी? और क्या पीएम कर सकता है? क्या पीएम किसी से छीन भी सकता है पद? बिल्कुल। तो इसलिए लिखा देखो, वास्तविक रूप में पीएम है असली आदमी, ठीक है। तो वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री और लोकसभा के प्रसाद पर्यंत, मतलब इच्छा तक अपना पद धारण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टिक करो, राष्ट्रपति केवल मंत्री परिषद की सलाह पर, केवल का मतलब अपनी मर्जी नहीं है, मंत्री परिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। केवल को डबल टिक कर लो, केवल राष्ट्रपति की मर्जी है या जबरदस्ती है? केवल शब्द क्या कहता है? अब जैसे मैंने कह दिया, मान लो कि यहाँ केवल वो बैठेंगे जो पढ़ेंगे, तो ये फिर मेरी मर्जी हो गई है। अगर मैं कहूँ यहाँ वो बैठ सकते हैं जो चुपचाप रहें, बेशक किताब ना लाएं, तो मेरी लीनियंसी है। केवल का मतलब अपने शर्त रख दी। ये क्या कह रहे हैं? शर्त रख रहे हैं। देखो क्या, केवल मंत्री परिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। यानी इसकी मर्जी है या नहीं है? इसकी मर्जी नहीं है, इसको तो कंडीशन रख दी, यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, यहाँ इसको मानना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, लेकिन वास्तविकता हो गई कि प्रधानमंत्री और लोकसभा, अच्छा, केवल सलाह पर ही काम करता है। प्रधानमंत्री इस मंत्री परिषद का प्रधान है। अंडरलाइन कर लो, प्रधानमंत्री प्रधान।
मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो जाता है। तो तुम्हारे देश की सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है? पीएम। पीएम के लिए कोई इलेक्शन का अलग से प्रावधान था? क्या बना था पहले? वो एमपी बना था, लोकसभा का मेंबर बना था। फिर क्योंकि जो पार्टी जीतेगी, कितने से ज्यादा सीटें मिल जाए, उस पार्टी का मुखिया ही क्या बनेगा? पीएम। क्या पीएम बनाने में राष्ट्रपति की मर्जी है? पार्टी का लीडर ही पीएम बनता है। पीएम की मर्जी से क्या बनते हैं? सारे मंत्री। क्या राष्ट्रपति चाह के किसी को हटा सकता है? असली मर्जी किसकी है? पीएम की। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना। देश की सरकार। ये हो गया। अगला पॉइंट, संसदीय शासन। बताओ संसद की क्या पहचान है? कितने शब्द संसद हैं? 3। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अंडरलाइन करो, संसदीय शासन। फिर पढ़ो, में जरूरी है कि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन, प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। बहुमत का मतलब कितने सीटें? हाँ, यहां लिख लो 272 प्लस। प्लस में चाहे एक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 272 प्लस, ये होता है बहुमत। आगे पढ़ना, बहुमत का ये समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बना देता है। आज बीजेपी के लीडर मोदी जी देश में सबसे शक्तिशाली क्यों हैं? कितनी सीटों पर जीत कर आए थे? 303 पर। और कंडीशन कितने की थी? और विपक्ष बनने के लिए कंडीशन थी 55 की। और कांग्रेस कितनी भी नहीं ले पाई? 55। अपने आप कॉन्फिडेंस लूज हो गया भाई। जितनी कंडीशन थी तुम उतने पे भी नहीं आ पाए। तुम विपक्षी तब अच्छे लगते हैं जब मान लो एक ने 272 प्लस लिए हैं तो दूसरी भी 240 पे खड़ी है। ये टक्कर कि भाई एक जीत गया, कोई नहीं, बराबरी पर था। अब मान लो एक तो 303 पे खड़ा है और जो उसके बाद दूसरी बड़ी पार्टी है वो 52 ले रही है। कंडीशन कितने की थी? 55। तो सोचो देश में कितना ज्यादा अंतर है पहली और दूसरी पार्टी। बाकी तो अदर्स तो पता नहीं कहां है, 10 पे, 2 पे, 5 पे, 7 पे, उनकी तो गिनती नहीं है। ये बहुत बड़ा अंतर किसको स्ट्रांग बना रहा है और ये किसको कमजोर कर गया? अगर स्थिति ऐसी होती है ना तो सरकार मर्जी नहीं कर पाती। सरकार के मन में हमेशा डर रहता है कि यार दूसरी पार्टी करीब है, कहीं अगले इलेक्शन में मेरा पत्ता साफ हो। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। डेमोक्रेसी की असली वैल्यू तभी आती है जब पार्टीज का अंतर बहुत ज्यादा ना हो। अगर इतना बड़ा अंतर है ना तो फिर ये डिक्टेटरशिप भी बन सकती है क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है। तो विपक्ष जो है ताकतवर होना हमारा भी फायदा था। पर यह दुख की और शर्म की बात है कि कोई विपक्षी है ही नहीं। अब एक क्लास में एक बच्चे के तो परसेंटेज इतने ज्यादा है 100% के पास, और जो उसी क्लास में मान लो 99% वाला फर्स्ट है और सेकंड वाले के 34% है। तो इस क्लास के स्टैंडर्ड में अंतर देखो तुम कितना है। यही तुम्हारे देश का अंतर है। बीजेपी कितनी सीटों पे काबिज हुई? 303 पे। इसमें सहयोगी नहीं है। सहयोगी ऐड करोगे तो बहुत ज्यादा चलेगा इसके। इसलिए बीजेपी मर्जी कर सकती है क्योंकि उसको पता है कि जो सेकंड है वो पासिंग मार्क्स पे भी नहीं पहुंचा। पासिंग मार्क्स तो 33% है, इसको और कम कर दो। इसके तो 33 भी नहीं आए। कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी थी। चलो अगला पॉइंट देखेंगे। कौन सा पॉइंट था? संसदीय शासन वाला ना। ठीक है, प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। बहुमत कितना लिखा तुमने? 272 प्लस। बहुमत का यह समर्थन प्रधानमंत्री को क्या बना देता है? बहुत ज्यादा शक्तिशाली। तो जो बीजेपी के मोदी जी शक्तिशाली है ना, वो इतनी सारी सीटों के कारण है। नेक्स्ट पे आ जाओ। प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी मंत्री परिषद में कौन लोग मंत्री होंगे। ये अंडरलाइन कर लो, इसकी मर्जी है। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में पद का स्तर, पद स्तर कितने पद हैं? 3 स्तर के। कौन कौन से? कैबिनेट, राज्य और उप। तो ये पद स्तर यहां लिख लो साइड में, कैबिनेट, स्टेट और डिप्यूटी। कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इसे बोलते हैं पद स्तर। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, कैबिनेट स्तर। चलो आगे पढ़ना। पद स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करता है। किसको कौन सा मंत्री बनाना है? ये पीएम की मर्जी है। किसी को पेट्रोलियम, किसी को जल, किसी को पावर, किसी को स्टील, किसी को आयरन, अलग अलग दे देगा डिपार्टमेंट। आवंटन करता है। मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता, सीनियोरिटी और राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री बनाया जाता है। जो ऊंचे तबके के होते हैं उनको कौन सा मंत्री बनाते हैं? और जो भाई किसी के साथ गठबंधन करके ले रखे हैं उनको या तो राज्य मंत्री या सबसे नीचे हैं तो उप मंत्री। नेक्स्ट पे आ जाओ। इस प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री अपने दल और सहयोगी दलों से मंत्री चुनते हैं। सीएम, राज्य की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। अब बोर्ड पे देखो, संसद का सदस्य, संसद के इलेक्शन एक साथ होते हैं अलग अलग? लोकसभा के इलेक्शन एक साथ होते हैं पूरे देश में, बस चरण अलग होते हैं। यानी 7 चरणों में कर दिए, एक साथ 4 स्टेट में, फिर 10 दिन बाद एक और स्टेट में, 5 स्टेट में, ऐसे करके चरण अलग होंगे लेकिन एक साथ होंगे लोकसभा के इलेक्शन। जैसे कौन से सन में हुए थे? 19 में। अब कब होंगे? 24 में। पूरे देश में एक साथ, कुछ दिन अलग अलग होते हैं, अदरवाइज 1 महीने 1.5 महीने में सब हो जाता है। ये 543 सीट्स पर इलेक्शन होंगे। चरण हो सकते हैं 7-8 लेकिन होंगे एक साथ। ठीक है,
राज्यसभा के इलेक्शन से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो ये कह रहे हैं जो भी पीएम बनेगा, ये कंपल्शन है, जरूरी है कि वो इन 543 में से हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हुआ था आपके देश में, मनमोहन सिंह, उस टाइम कोई एमपी नहीं थे, ये मतलब राज्यसभा के थे, लोकसभा के नहीं थे। ऐसा इंदिरा गांधी 1966 में जब शास्त्री जी की डेड बॉडी उतरी ना भारत आके, तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा कि अगला पीएम कौन। तो रातों रात बैठक हुई कांग्रेस की, और कांग्रेस ने, कुछ लोगों ने कह दिया कि इंदिरा देश की पीएम बनेगी। तो उस टाइम पे मोरारजी देसाई को धक्का लगा, क्योंकि वो एमपी भी थे लोकसभा के और उम्रदराज भी थे, एक्सपीरियंस थे। उन्होंने कहा इंदिरा तो एमपी है भी नहीं लोकसभा की, भाई कोशिश करनी चाहिए लोकसभा का आदमी ही देश का पीएम बने। ये पहली बार हुआ था जब राज्यसभा से एमपी होते हुए लोकसभा में कोई सीट नहीं थी, लेकिन देश की क्या बन के बैठ गई थी, पीएम। फिर ऐसे मनमोहन सिंह जी के साथ भी हुआ, 10 साल वो रहे। इंदिरा के अलावा भी कई लोगों के, जैसे एचडी देवेगौड़ा टाइप के कई नाम आएंगे। अभी वापस आओ, लोकसभा में एक साथ इलेक्शन हुआ, जो पार्टी जीत के आई है उस पार्टी का लीडर ही पीएम बनेगा। पीएम बनने के लिए कंपल्शन तो नहीं है, लेकिन एक कंडीशन ये कहते हैं कि वो लोकसभा का मेंबर हो। अब किसी ने कहा अगर बाहर से बन जाए, जैसे ये बन गई, तो क्या करें? तो कहा विद इन 6 मंथ्स। अगर वो बिल्कुल ही नहीं है, मान लो ये तो फिर भी राज्यसभा की थी, अगर कोई राज्यसभा का भी ना हो तो कह दिया 6 महीने उसको मिलेंगे। 6 महीने के अंदर कोई ना कोई चुनाव जरूर हो जाएगा, या तो लोकसभा की सीट पे कहीं पे मान लो एक्सपायर हो गया तो बाई इलेक्शन करा दिया, और नहीं तो राज्यसभा के चुनाव तो होते ही रहते हैं साल के अंदर अंदर कहीं ना कहीं से। इसको किसी भी हाल में एमपी बनना पड़ेगा। कितने महीने के अंदर? हाँ, बाहर से अगर कोई आदमी नहीं है, मेंबर नहीं है लोकसभा का ना राज्यसभा का, कोई बात नहीं, स्ट्रांग पोजीशन थी, बहुत काम किया, बना दो मंत्री। लेकिन कितने महीने के अंदर? 6 महीने। उसको या तो लोकसभा का, देखो लोकसभा का एमपी बनना मजाक नहीं है, इसका इलेक्शन रोज नहीं होता, इसका इलेक्शन तो 5 साल में होगा जब होगा। लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन तो बैकडोर एंट्री है, किसी की भी एंट्री करा दो, क्या फर्क पड़ता है? ये सब अपने हाथ में है सरकार के में। इसीलिए कंडीशन में ये रखा कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति ये बन गया पीएम, तो किसी भी चुनाव में जीत कर आ जाए। किसी भी में कहां का रास्ता खुला रखते हैं? राज्यसभा इनके हाथ की बात है, जिसको चाहे मंत्री बना दे। चलो हाँ जी, एक मिनट, एक एक करके पूछ लो। किस चीज की अधिकतम कितनी हो सकती है? ये मैंने बताई भी होगी, 550। पहले 52 थी, लेकिन एंग्लो इंडियन का हट गया ना, मैक्सिमम 550 हो सकती है। जब आप लोग बेसिक बैच में होते हो तो मैं पीओके वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ, और पीओके में मैंने आपको बताया होगा, इस तरफ के हिस्से में 4 बड़े जिले हैं जिनमें कितनी सीटें हैं? 7। इस तरफ रिहाइश नहीं है तो कोई सीट भी नहीं है। ये आजाद कश्मीर है, इसकी भी सीट नहीं है। ये कौन सा हिस्सा था? अगर कभी हमने इस पे कब्जा किया तो कितने आदमी यहां से आएंगे? 7। और अगर राज्यसभा की बात करें तो 5। तो राज्यसभा में प्रेजेंट में कितने हैं? 245, यहाँ 543। इनमें 7 आ जाएंगे पीओके के, और इनमें 5 आ जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे? 250, और ये हो जाएंगे 550। अभी कोई और पूछ रहा था क्या? नॉमिनेटेड मतलब 12 में से बना सकते हैं, पर उसके चांसेस ना के बराबर है। लिखा नहीं कि नहीं बना सकते, लेकिन उसको बनाएंगे ना, तो उसके साथ दिक्कत ये होगी कि उसका राजनीति का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये जो 12 एक्सपर्ट्स आते हैं, क्या ये राजनीतिक हस्ती होती हैं? ये होते हैं कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। देखो पीएम की पावर बहुत ज्यादा होती है, एक एक डिसीजन उसकी मर्जी का होता है, बन तो कोई भी सकता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 12 आदमियों में से पीएम नहीं बनेगा, कोई भी बन सकता है। लेकिन अपने आप सोचो, जिसको नॉलेज नहीं, अब सचिन तेंदुलकर है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन अगर पीएम, आपको याद है कैप्टन भी बना था एक बार, वो जब सचिन कैप्टन बना ना तो सारे मैचेस हारे हम, वो उस कैप्टेंसी के प्रेशर को नहीं झेल पाया, और जो वो बेहतर कर पाता था वो नहीं कर पाया। तो इसीलिए आप सोचो, सचिन को हम कहते हैं देश का पीएम बनेगा, तो पीएम के लेवल अलग होना चाहिए। हर आदमी की ना कुछ खासियत होती है। 12 एक्सपर्ट्स मना नहीं किए गए, पर आज तक कभी कोई बना नहीं है, इसलिए हमने कहा नहीं कि ये बन सकते हैं, नहीं, ये नहीं लिखा कि नहीं बन सकता। चलो अगला पॉइंट देखो, अब हम कहां पहुंचे थे? अगला पॉइंट है ना ये दल के, अगला पॉइंट देखो, पिंक कलर में लिखा है ना, काम का पॉइंट है। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। संसद मतलब कहां कहां? लोकसभा, राज्यसभा। लिख लो, संसद के सदस्य के पास लोकसभा और राज्यसभा। कहां बैकडोर एंट्री है, पीछे से घुसा लेते हैं, पता भी नहीं चलता, पता ही नहीं चलता, क्योंकि तुम और मैं तो है ही नहीं उसमें, कहीं से भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे इसमें? हम कौन नहीं थी लोकसभा में लेकिन बन गई थी पीएम? इंदिरा। और मनमोहन सिंह भी ऐसे थे, एचडी देवेगौड़ा भी ऐसे ही थे। नेक्स्ट देखो, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको थोड़ा सा समझो, जैसे हम लोग होते हैं, आम समाज की बात करते हैं, एक परिवार की बात करते हैं। अब तुम जिस भी घर में हो, भाई तुम 2-3 भाई बहन हो, माँ बाप है तुम्हारे, हमारे समाज में एक मान्यता होती है कि अगर परिवार में जब तक बच्चा छोटा है तो गलतियां माफ होती हैं। अब तुम मानो कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाए तुमसे, भाई भगवान ना करे, लेकिन किसी का जवान बेटा मान लो किसी का मर्डर कर दे, तो उसकी पूरे परिवार को उसका
दुख झेलना पड़ेगा। उस एक की गलती नहीं मानी जाती, वो उसमें उसके बाप की भी गलती, माँ की भी, भाई की भी, बहन की। उनके घर में कभी भी अच्छा रिश्ता नहीं होगा, उसके पिताजी इस लायक बिल्कुल नहीं रहेंगे कि वो जाके 10 लोगों के बीच में बैठ सकें, नौकरी पे जाएंगे तो वहां भी बेइज्जती फील करेंगे। इसे बोलते हैं एक की गलती सबकी गलती बन गई, और इसी को समाज के अलावा लोकसभा में भी माना जाता है। वो अलग बात है कि मानते ऐसा सच नहीं है, लिखित लिखित में है। यहां कहते हैं जो डिसीजन पीएम ने ले लिया, तुम्हें लग रहा है गलत लिया, तुम मंत्री हो, तुम्हें बोलनी नहीं है ये बात, अंदर तुम कुछ बोलो मंत्रिपरिषद की बैठक में, लेकिन मीडिया के सामने आके जो पीएम ने कह दिया 100% हर मंत्री कहेगा बिल्कुल ठीक कहा। अभी जब ये नोटबंदी हुई थी ना पहले, इस नोटबंदी के टाइम में डिबेट्स होती थी, अब तुम्हें तो पता नहीं याद है कि नहीं याद है, तब तुम स्कूल कॉलेज में थे, इतनी डिबेट्स होती, इतनी बेइज्जती होती थी। जो मंत्री आता था, जो बड़ा आदमी आता था, बीजेपी वाला बोल नहीं पाता था, क्योंकि हमने तो वो लाइव देखी थी सारी, वो चुप रहता, पता क्या बोलता रहता, मंत्री जी ने बिल्कुल ठीक किया, मोदी जी ने बिल्कुल ठीक किया। उसको कहते क्या ठीक किया, तो उसको कुछ नहीं पता, बस कहता जो भी किया ठीक किया, जो भी किया ठीक किया। क्योंकि अगले की क्या गलती, अगले को इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है, उसको बस ये पता है कि मेरा दायित्व है सामूहिक, पीएम ने कह दिया तो मुझे ये बोलना है बिल्कुल ठीक किया। तो दलील देते कि जी नोटबंदी में लोग लाइनों में लग लग के मर गए, किसी की बेटी की शादी थी वो शादी नहीं हो पाई, कोई वहां लाइन में लग के हार्ट अटैक, इतने सारे केसेस हुए थे ना इस तरह के। तो पता है वो क्या कहते कि कुछ भी कह लो, मतलब भैंस के आगे बीन बजाते रहो, उसको बस एक बात बोलनी है, जो किया ठीक किया, मोदी जी ने ठीक किया। उसके पास कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क कुछ नहीं पता उसको। ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? आपके मन में भी है ना कि मोदी जी ने गलत किया, तब भी आप नहीं बोलेंगे। सिर्फ मोदी जी की बात नहीं है, ये राहुल गांधी की बात है। उसकी पार्टी को पता है ये गलत बोल रहा है, लेकिन वो कहेंगे नहीं ठीक है। वो अगर आलू से सोना बना सकता है तो पार्टी कहेगी हाँ बना सकता है भाई, क्योंकि ये है सामूहिक जिम्मेदारी। मैं किसी एक पार्टी की पक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी बुद्धि विकसित हो इसलिए दोनों एग्जाम्पल दिए। मोदी जी गलत करेंगे तो भी बीजेपी नहीं मानेगी, और राहुल गलत करेंगे तो कांग्रेस नहीं मानेगी। यही सामूहिक जिम्मेदारी है। देखो जरा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, अच्छा ये जिम्मेदारी राज्यसभा में है लोकसभा में? लोकसभा में है, क्योंकि जवाब वहीं देना है, जनता की बात वहीं है। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, पेपर में आएगा राज्यसभा दोनों, तो क्या टिक करके आओगे? केवल लोकसभा। राज्यसभा में पीएम की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो तुम्हें एक्सप्लेन करे, तुम पूछ भी नहीं सकते, तो केवल लोकसभा आएगा। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इस प्रावधान का अर्थ है कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर सरकार का विश्वास खो गया लोकसभा से तो गई सरकार। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है, और वो संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व अंडरलाइन कर लो, मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। तो मंत्रिमंडल बटा हुआ है या एकजुट है? अब ये सिंधिया जो है ना, ये पीएम के बारे में कुछ नहीं बयान देंगे, ना कुछ बोलेंगे। कुछ दिन पहले ये किसके बेस्ट फ्रेंड नजर आते थे? राहुल गांधी के। अच्छे दोस्त थे ना दोनों, बहुत बढ़िया वाले। और अब तुम देख लो, अब किसी भी मुद्दे पे तुम्हें पीएम की बुराई करते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि कौन सा सिद्धांत आ गया? एकजुटता का। अब भैया जिस चीज के मंत्री बना रखे हैं तो उसका वो करना पड़ेगा गुणगान। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसकी भावना ये है कि यदि, अंडरलाइन कर लो, अच्छा अगर एक मंत्री फंस गया, जैसे मैंने बताया भाई एक लड़के ने गलती कर दी, अब वो मर्डर एक ने किया लेकिन परिवार पूरा उसका मुश्किल झेलेगा। अब इस तरह की दिक्कत ना इनके साथ भी है। अगर एक मंत्री की गलती प्रूफ हो गई कि हाँ भाई इसने किया, तो फिर सारी मंत्री परिषद त्यागपत्र देगी। एक की गलती सबकी गलती है, यहाँ माफी नहीं है। ऐसा क्यों है? ये कहा जाता है जब ये गलती कर रहा था तो आप कहाँ सोए हुए थे? मंत्री परिषद को पता क्यों नहीं चला बाकियों को? 81 लोगों में से एक गलती कर रहा था तो 80 कहाँ सोए हुए थे? ये है सामूहिकता का सिद्धांत। ये टिक कर लो। यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका अर्थ है यदि कोई मंत्री, अंडरलाइन करना, मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत नहीं है, जैसे नोटबंदी से, तो उसे उस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर सहमत नहीं है तो भी स्वीकार कर लो कि ठीक किया सरकार ने, वो उस मंत्री के लिए, या त्यागपत्र दे देना चाहिए। कई बार होता नहीं कि पार्टी के आदमी भी त्यागपत्र दे देते हैं, सुना है तुमने ऐसा? जैसे बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का आदमी त्यागपत्र दे सकता है। वो कह देगा मैं इस नीति से खुश नहीं था, तो यही तो है। या तो ये जो नीति बना रहे हैं चुपचाप कह दे कि मैं खुश हूं, और खुश नहीं है तो फिर अपना त्यागपत्र दे दे। इनके खिलाफ नहीं बोलना, ये टिक कर लो, त्यागपत्र दे देना चाहिए। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो उसे मानना या उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए जरूरी है। तो क्या सामूहिक उत्तरदायित्व में गलती को भी स्वीकार करना पड़ता है मंत्रियों को? मन से जानते हैं गलत है लेकिन मानेंगे क्योंकि सामूहिकता है। अगले पेज पे आ जाओ। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद और दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच एक कड़ी का काम करता है। इसको बोर्ड पे देखो, मंत्रिपरिषद जिसका प्रधान कौन था? देखो, देश का प्रधान कौन है? राज्य का प्रधान भी कौन है? क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है। एक तरफ ये है, इसने सबको शपथ दिलाई, चाहे वो प्रधानमंत्री थे या वो नीचे इसके कौन, कैबिनेट, उसके भी नीचे राज्य मंत्री और उसके नीचे उप मंत्री। अब ये सब जो लोग हैं ना राष्ट्रपति के अंडर जिन्होंने शपथ ली है, चाहे वो पीएम है चाहे वो डिप्टी है, ये सब लोग एक कड़ी, अब वो कहेंगे मैं मुझे बात करनी है, मुझे राष्ट्रपति को अपना मैसेज देना है, तो राष्ट्रपति हर कैबिनेट से बात नहीं करेगा, वो इतना फ्री नहीं है। वो कहेगा भाई तुम्हारे और मेरे बीच में एक कड़ी का काम कर रहा है, कौन आदमी? पीएम।
क्योंकि इनका प्रधान भी पीएम है और ये इसकी सलाह से ही काम करता है। तो जैसे माँ कई बार घर में ना वो वाली भूमिका निभाती है, कड़ी वाली। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी बात बाप के सामने नहीं रख पाते हैं, तो वो कहेंगे माँ तू कह देना पिताजी को, पापा को तू कह दे कि भैया मुझे वहाँ घूमने जाना, मुझे इतने रुपए चाहिए। तो माँ फिर भी उसको लाग लपेट सी करके कि भाई इसको थोड़े बहुत पैसे चाहिए, ये है वो है। ये पीएम करता है। पीएम इनका मैसेज किसको देता है? और राष्ट्रपति अपनी जवाब जो क्वेश्चंस है वो किस तक पहुंचा देता है? इन तक। तो पीएम एक कड़ी है, एक पुल है। ये राष्ट्रपति के मैसेज पहुंचाएगा नीचे वाले मंत्रियों तक और मंत्रियों की बात पहुंचाएगा राष्ट्रपति तक। ये इन दोनों के बीच की कड़ी है। जैसे घर में माँ कड़ी होती है हर किसी। कई बार ऐसा होता है दो भाइयों की लड़ाई की बात नहीं कर रहे तो माँ का के थ्रू अपनी बात रखते हैं। कई बार माँ बाप की लड़ाई हो तो बच्चों के थ्रू रख देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ है, यहाँ भी एक आदमी कड़ी, एक आदमी पुल के रूप में काम करता है। ये जल्दी से टिक कर लो। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद और दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच एक कड़ी का काम करता है। तो इनको जोड़ने वाला आदमी कौन है? प्रधानमंत्री। कौन सा आर्टिकल इन दोनों के रिश्तों पर आधारित था? 78। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कौन सा आर्टिकल था? 74। उसके बाद लगातार पीएम था, फिर दोनों के रिश्ते 78 में थे। यहां लिख लो अनुच्छेद 78, जहां लिखा है ना कड़ी के रूप में, यहां लिख लो आर्टिकल 78। इन दोनों के संबंधों पर आधारित है। आगे पढ़ना। इसी भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने, अंडरलाइन कर लो, प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी कहा था। तो किसने कहा था कि ये बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है सरकार का? ये नेहरू ने कहा। किस पद के लिए कहा? पीएम, जिस पर खुद बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री की शक्तियों पे आ जाओ। शक्तियों से पहले मैं तुम्हें टेबल करा दूं। पेज नंबर 115 पे आओ। पहले करा रखा है टेबल? देखना, कुछ लोगों का करा रखा है, कुछ लोगों का रहता है ना। ठीक है, देखो पहला पीएम। जब तुम बेसिक बैच में आए होगे तो मैंने पीएम का टेबल कराया होगा। कितने पीएम हो चुके आज तक देश में? आज तक अभी कौन सी लोकसभा चल रही है? चलो पीएम की लिस्ट बोलो। पहला पीएम कौन था? नेहरू ने कब से कब तक राज किया? 47 से 64। फिर कौन बने? 64 से 66। फिर कौन बनी? इंदिरा कुर्सी पे लंबे टाइम तक टिकी रही, 66 से 77। फिर गैर कांग्रेसी कौन आया था? मोरारजी देसाई। फिर कौन आया था? चौधरी चरण सिंह जी। फिर कौन आई थी? इंदिरा का मर्डर हुआ था, क्या डेट थी? 31 अक्टूबर 1984। फिर कौन बना था? राजीव। इसके बाद एक ट्रिक बताई होगी तुम्हें जब तुम बेसिक बैच में थे, बताओ क्या थी? अटल अटल, मनमोहन मनमोहन, मोदी मोदी। ये ट्रिक थी और ये पेपर में बहुत काम आएगी क्योंकि वहां 4 के नाम आएंगे और कहेंगे बताओ पहले कौन आया बाद में कौन। जिसको ये वीपी सीपी अटल एच आई अटल अटल मनमोहन मनमोहन मोदी मोदी याद है उनको दिक्कत नहीं होगी। ये वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, बाकियों के नाम तुम जानते ही हो। चलो जल्दी से एक बार एक नजर मार लो इस पे, बाकी कल पढ़ाऊंगी। पीएम की लिस्ट पे नजर डाल लो। पहला लिखा है नेहरू, कुछ नहीं पढ़ रहे सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं। दूसरा गुलजारी लाल नंदा। क्या गुलजारी लाल नंदा तुम्हारे सच में पीएम बने थे? ये कैसे पीएम थे? कार्यवाहक। 2 बार बने 13-13 दिन के लिए। किन 2 की मौत के बाद? नेहरू और शास्त्री जी। ये टिक कर लो। नंदा, फिर शास्त्री, फिर नंदा, फिर इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा, राजीव। फिर क्या ट्रिक चलेगा? वीपी सीपी अटल। देखो विश्वनाथ प्रताप सिंह, कल पढ़ाऊंगी डिटेल में, सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं। चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। फिर आई क्या था? एचडी देवेगौड़ा, आई के गुजराल, अटल अटल, मनमोहन मनमोहन 2 बार लगातार में दे दिए और मोदी का 2 बार कार्यकाल। ठीक है, चलो कल पढ़ेंगे इसको।